माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। तो इसी के साथ शुरू करता हूं इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ कंसल्ट पेपर 2020 सेट 3 MX का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाएंगे। वीडियो देखने से पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को रिसीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेते हैं हल का, दूसरे का सेकेंड का कह रहा है कि यदि 27, 23 x माइनस 4 x प्लस 4 3 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यदि इनका समांतर माध्य 15 हो, समांतर माध्य दे रखा है तो x का मान ज्ञात करवाने के लिए कह रहा है। तो देखिए किसका समांतर माध्य, देखिए 27, 23 x माइनस 4 x प्लस 4 और 15 3 और 7, 15 3 और 7 इसका क्या है, समांतर माध्य आपको दे रखा है। समांतर माध्य बराबर कितना दे रखा है, समांतर माध्य बराबर दे रखा है 15। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समांतर माध्य का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो बस वही फार्मूला में यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखते लिखना है सूत्र। क्या होता है, सूत्र होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इसे याद कर लेना। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग अपॉन में है आंकड़ों की संख्या। तो इसे क्या है आप लोगों को लर्न कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आंकड़ों का योग करना है। आंकड़े आपको कितने दे रखे हैं, 27 हैं प्लस 23 प्लस x माइनस का 4 प्लस x प्लस 4 कितना है, प्लस x प्लस 4। ठीक है, और प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 अपान आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों को गिन लेना है कि कितने आंकड़े हैं। तो आंकड़ों को गिनना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने हैं, 7 आंकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में लिखना है 7। अब आप इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आप क्या पाओगे कि यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि ये x माइनस 4 है, ये x प्लस 4, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 कैंसिल हो गया है ना। और यहाँ पे आपको 27 23 ऐड करना। तो 27 23 50 हो जाएंगे। 50 में 15 को जोड़ना तो 50 और 15 कितने होंगे, 65 में 3 को जोड़ना और 7 को जोड़ना। तो 7 3 10 और 65 10 75 यानी 75 आएगा। कितना आएगा, 75। अपॉन कितने हैं, ये अपॉन आपको 7 दे रखा है। और ये समांतर माध्य है जो हिंदी लिखी हुई है, x का मान निकलवाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे 75 और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अपॉन 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो समांतर माध्य लिखा हुआ है, समांतर माध्य की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, कह रहा है कि समांतर माध्य 15 है। तो x का मान ज्ञात करवाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 15। ये जो हिंदी लिखी हुई है ना, यही दे रखा है यहाँ पे, समांतर माध्य बराबर 15। इसी के स्थान पर आपको 15 लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है 15। तो 15 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखना है कि 7 का मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगा। तो 15 7 105 बराबर 75 x प्लस का 2x। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर ये प्लस का 75 है, इधर आएगा माइनस का 75 बराबर 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 105 से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 105 से अगर 75 घटाएंगे सर 30 बचेगा। हाँ सही है, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। x बराबर कितना आया, 15। x की वैल्यू निकल के आई 15 और यही आपका क्या है सर, यही आपका राइट आंसर है। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, नंबर एक एक करके कलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को 70 का आंकड़ा छूना है। ठीक है,
तो गर्दा उड़ गया काका, तो भाई खेल खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर खा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी नहीं करेंगे, इसका भी गर्दा उड़ा देंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, और क्या दे रखा है उसमें यही आप लोगों को देखना है, ठीक है। और इसको मैं तब तक रफ कर देता हूं। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी कि खा, दूसरे का खा देख लेना है, तो देख लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। सेकेंड का खा क्या दिया है कि मैदान में खड़ी, ठीक है, क्या खड़ी है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो 30 डिग्री दे रखा है। तो ये कह रहा है कि कार से मीनार के बीच की दूरी क्या होगी, जो कार है उसे, कार और मीनार के बीच की दूरी क्या होगी, यही आपसे निकलवाने के लिए कह रहा है। तो देखिए पहली बात तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ एब्जॉर्वेशन, कहने के मीन से इसके जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए जैसे ये आपका कोई क्या है, जैसे मैंने मान ली कि सर ये कोई आपकी कार है, क्या है, ये कार है, ये कार है आपकी, ये आपकी कोई एक कार है, और यहां पर मैंने माना ए भी ये कोई एक मीनार है, क्या है, ए भी मैंने मान ली ये आपकी कोई एक मीनार है, ये आपकी कोई एक कार है, और क्या है क्या सर, है क्या, बात क्या है, बात ये है सर कि यहाँ पे जो मीनार है इसकी आपको ऊंचाई दे रखी, ये आपकी कोई एक कार है, ये मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है, कितनी है सर, 75 मीटर है। मैंने कहा ठीक है, कितनी है, 75 मीटर है, ठीक है, 75 मीटर है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मीनार, ऊंची मीनार से इसके जो अवनमन कोण है, यानी कि यहां पर कोई बैठा हुआ है, बिंदु ए पर कोई व्यक्ति है, इस कार को देख रहा है, क्या कर रहा है, इस कार को देख रहा है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो सर ये होगा, वो सर ये होगा, जो एंगल बनेगा वो ये होगा। अब जो एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब जो अवनमन कोण होता है वो कौन सा होता है सर, जैसे क्या है हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है, नीचे ये कार देख रहा है, तो उसके जो सामने की जो सेंटर लाइन है ये वाली, ये क्या है, ये इसके सामने की सेंटर लाइन है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बना, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, क्या दे रखा है, 30 डिग्री। और जो एंगल ये दे रखा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसे अवनमन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, अवनमन कोण, इसी को हम अवनमन कोण कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण जैसे ये आपकी ए भी कोई एक मीनार है, ये ए भी कोई एक मीनार है, यहां पर मैंने मान ली कोई एक कार है, तो ये कार, यहाँ पे कोई कार, अगर हम यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये मीनार की चोटी देख रहा है, तो यहां से ये जो एंगल जो है चोटी देख रहा है, ये एंगल जो बनेगा, जैसे मैंने मान लिया ये थीटा है, तो यही क्या हो गया, यही आपका उन्नयन कोण हो गया, क्या हो गया, उन्नयन कोण। और यदि अवनमन की कोण की बात करें तो अवनमन कोण क्या होता है कि जैसे आपका ये कोई एक ट्राइएंगल है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, इसे उन्नयन कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण, ठीक है ना, इसे अवनमन कोण कहते हैं और इसे उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में आया होगा। तो बस यही यहाँ पे क्या दिया गया है, यही यहाँ पर खेल दिया गया है कि ये आपकी कोई एक गाड़ी है, गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये आपकी क्या है, कोई एक गाड़ी है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि आपकी ये कोई एक गाड़ी है, यहाँ पर कोई मीनार की चोटी पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो इस गाड़ी को देख रहा है, जो एंगल ऑफ अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि यहां से इस मीनार के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, अगर आपने मान लिया ये पॉइंट सी है, ये अब आपको देखना ये है, देखना क्या है, देखना ये है कि जैसे
ये यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी है, ये क्या होगी, ठीक, ये दूरी पूछ रहा है। देखिए देखना क्या है, एक बहुत सिंपल सी क्या जियोमेट्री आपको आनी चाहिए। वो जियोमेट्री ये होती है कि जैसे ये कोई दो पैरेलल लाइनें हैं, ये कोई दो पैरेलल लाइनें हैं, जब ये दोनों मतलब जब इन दो पैरेलल लाइनें किसे कहते हैं, मतलब समांतर लाइनें, समांतर लाइंस क्या, अब लाइन की बात आती है तो लाइन किसे कहते हैं, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस जो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाएं जो होती हैं, इनमें होता क्या है कि जैसे इन समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे माना कि ये कोई तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा ये इन समांतर रेखाओं को काटती है। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ये समांतर रेखा है, एक ये समांतर रेखा है मैंने मान ली, और यहाँ पे ये जो रेखा है ये क्या है, ये तिर्यक काट रही है, तिर्यक काट रही है ना। तो यहाँ पे जैसे ये तिर्यक रेखा है इन समांतर रेखाओं को काट रही है, तो यहां से ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल जो होते हैं ना, ये जैसे ये है और ये आपस में बराबर होते हैं। और इन्हें कहते हैं क्या, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं क्या है, थीटा बराबर एकांतर अंतःखंड, एकांतर अंतःखंड कोण, ठीक है, एकांतर अंतःखंड कोण कहते हैं। क्यों, जैसे ये अगर ये पैरेलल लाइन के अंदर होती हैं तो एकांतर अंतःखंड कोण कहते हैं, ठीक है। और यदि जैसे ये कोण है, ये कोण बराबर होता है, ये क्या है, ये इन पैरेलल लाइन से क्या है, बाहर है, तो इसे क्या कहते हैं, बाह्य अंतःखंड कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दो समांतर रेखाओं को ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल जो होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। और ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, इट मींस ए भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसे रफ कर देता हूं। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है वो आपको समझाता हूं, उसी पर लेके चलता हूं। मैंने बताया था आपको लेकर चलेंगे मेंटोस जिंदगी पर। कहां लेकर चलेंगे, मेंटोस जिंदगी पे। तो यहाँ पे जैसे ये तो आपका ए था, क्या था, ए था, और ये पॉइंट आपका बी था। यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। कैसे होगा मैंने आपको बताया था। और ये क्या है, ये जैसे ये क्या है, ये इस पर समकोण होगा। समकोण का मीन्स होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन हम दो मेथडों से लगा सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड और एक बेस मेथड जो आपको चाहिए है। शॉर्ट मेथड क्या है, यदि आप चाहते हैं इसे शॉर्ट में कैसे लगा सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताएंगे। जैसे शॉर्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई एक समकोण त्रिभुज है और ये जो 90 डिग्री है, यहाँ पे जैसे ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, यही तो है 30 डिग्री है समकोण त्रिभुज। देखिए ये वाला आपका समकोण त्रिभुज बन गया और यहाँ पे ये एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बन गया। तो इसके सम्मुख ये भुजा होती है, इसे क्या लेते हैं, इसे 1 लेते हैं। और इसे अगर हम √3 लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री के केस में ये काम होता है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका √3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये आपका 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 2 होता है। और यदि शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट में कैसे लगाओगे, यहाँ पे जैसे मैं इसे x मान लूं तो 1x हो जाएगा, इसे अगर हम ये 2x हो जाऊंगा, x मैंने ये दे दिया। और यहाँ पर है क्या कि हमें शॉर्ट से लगाना है, तो यहाँ पे जो 1x है ये, और ये क्या है, ये आपकी मीनार है ए बी, और ए बी जो मीनार की आपको जो ऊंचाई है वो दे रखी है 75 मीटर की है। तो यहाँ पे 1x यानी x बराबर कितना हो गया, 75 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली ये आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर ये कोई गाड़ी है, क्या है, ये आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस गाड़ी की आपको लेंथ ज्ञात करनी है, ठीक है, लेंथ ज्ञात करनी है, मतलब गाड़ी से मीनार के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ये √3x है, x बराबर कितना निकला, 75। यहाँ पे 75 का मान रख दो तो 75 कितना हो जाएगा, √3x है, कितना है, √3x है। और x का मान कितना है, 75, तो √3 गुणा 75 हो जाएगा, x के स्थान पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 75
3। तो ये 75√3 यानी कि इनके बीच की दूरी जो निकली है वो कितनी निकली है? 75√3। ये क्या था? ये शॉर्ट ट्रिक थी, ये आपकी मेंटोस जिंदगी थी। क्या थी? मेंटोस जिंदगी। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा सिंपल जिंदगी यानी साधारण जिंदगी जो कि आप लोग जी रहे हैं। वो जिंदगी क्या होती है मैं आपको बताएंगे। तो अब भाई मेंटोस साधारण जिंदगी से कैसे लगाओगे? साधारण जिंदगी से लगाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये कोण यानी कि जो ये कोण है समकोण है, समकोण के सम्मुख क्या होता है? कर्ण होता है। आप लोगों ने पढ़ा है जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये आपका न्यून कोण है। न्यून कोण के सम्मुख क्या होता है? न्यून कोण के सम्मुख सर लंब होता है। क्या होता है? सर लंब होता है न्यून कोण। और ये जो एंगल है इस पे यानी कि जो ये आधार होता है, मतलब कहने का मीन्स है गाड़ी से भी जहां मीनार का जो आधार है इसे ये आधार होता है, ठीक है। यानी कि जो इससे सटीक जो मिला हुआ कोण होता है उसे क्या कहते हैं? आधार। या यूं कह सकते हैं अगर ये कर्ण है ये लंब है तो शेष 3 ही तो त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, शेष लंब आधार होगा। जाहिर सी बात है। तो यहां पर देखिए क्या है कि हमें ये मालूम है ये 75 मीटर है, ठीक है। और आप ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज क्या बन गया? त्रिभुज ABC में, ABC में अगर ये हम एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं और यहाँ पर tan 30 डिग्री क्या होता है? सर tan 30 डिग्री लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? लंब AB है सर। आधार कितना है? आधार सर BC है। ये देखिए BC है, ये AB है, लंब AB है, लंब AB है, आधार BC है। तो सर AB कितना? AB आपको दिया गया है सर 75 मीटर दिया गया है। BC कितना है? यही सर ज्ञात करना है। तो BC ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? tan 30 डिग्री आपने पढ़ा होगा कि देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, चूंकि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। और क्या होता है असल में? होता क्या है कि जैसे आपको बता दें 30 डिग्री और 60 डिग्री में ही √3 आता है, बकाया कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो 100% ये कितना होगा? ये 1/√3 आएगा। तो 1/√3 बराबर कितना होगा? बराबर सर 75/BC होगा। सर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC में 1 का गुणा करेंगे सर BC ही रहेगा ना। 75 में √3 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 75√3। तो देखिए आंसर कितना आया? जो शॉर्ट ट्रिक से मैंने 75√3 निकाला था वही इस वाली ट्रिक से आया। ये तो थी आपकी साधारण जिंदगी। और मेंटोस जिंदगी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो मैंने बताया था हर एक क्वेश्चन में आपको कहां लेके चलेंगे? एक मेंटोस जिंदगी पर लेकर चलेंगे और एक सिंपल जिंदगी पर लेकर चलेंगे। तो अब गर्दा उड़ना है किसका? सर अब गर्दा उड़ना है क्वेश्चन नंबर गा का। अब देखिए गा का भी गर्दा उड़ेगा, 100% उड़ेगा। एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे। मैंने आपको बताया था कि गर्दा उड़ेगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, गर्दा तो उड़ा ही देंगे। इसे भी रफ कर देता हूं, क्यों? क्योंकि ये तो हो ही गया, दूरी ज्ञात करवा रहा था, मैंने ज्ञात कर दी। तो यहां पे अब आपको चाहिए क्या है? क्वेश्चन नंबर खा का सर गर्दा उड़ाना है। तो टेंशन किस बात की, उड़ा देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर खा का भी गर्दा उड़ा देंगे। तो यहां पे गा, क्वेश्चन नंबर क्या है? गा है, लिख लेता हूं गा। देखिए कह रहा है कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दुई का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? दुई का आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे आपको देखना है, देखना क्या है कि सर पासे जो होते हैं, दो पासे हैं एक साथ उछाले जाते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? वो नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट ये है कि या तो दो पासे एक साथ उछालो या एक पासा 2 बार उछालो, तो इनकी जो घटना होती है वो सेम होती है। सेम होती है, क्या होती है? सेम होती है। या तो एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासे को 1 बार उछालो। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे नोट पॉइंट ये है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर बा एक पास या बा एक साथ या लिखो, या एक साथ 2 पासे उछालने की
जो प्रायिकता होती है वो समान होती है। क्या होती है? समान होती है भाई। ये है कहने का मीन्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही हो? ये नोट पॉइंट है, इसे आपको आना चाहिए। यानी कि एक पासा 2 बार उछालें या 2 पासे 1 बार उछालें तो उनकी जो परिघटना होगी वो क्या होगी? सेम होगी। प्रायिकता होगी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, ये नोट पॉइंट था, इसे मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए पासे हैं और आप लोग जानते हैं कि पासे में कितने अंक होते हैं? सर पासे में 6 अंक होते हैं। जैसे ये 2 पासे हैं, ये 2 पासे हैं। ठीक है सर, ये 2 पासे हैं, ये 2 पासे हैं। ठीक है, यहां पर है क्या सर? यहां पे है क्या कि इन्हें जैसे यहां पर क्या होगा? 1 होगा। जैसे पासे में जो अंक डिनोट किए जाते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं। यहाँ पे 1 होता है, 1 यानी पॉइंट बना होता है 1 2, यहाँ पे 3 जैसे लिख दिया। तो इसकी जो अपोजिट सतह है यहाँ पर क्या होंगे? 4 होंगे। और जैसे 1 है, इसकी अपोजिट सतह यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर जैसे 5 होंगे। ठीक है, 5 इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अपोजिट सतह पर 5 होंगे और इसकी अपोजिट सतह जो ये होगी यहाँ पे क्या होंगे? 6 इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इन्हें कैसे लिख रहा हूं? 1, चलिए ऐसे ही लिखा रहने दो अगर, लेकिन 1 2 3, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये 6। ठीक है, इसी तरह इसमें होंगे, इसी तरह इसमें होंगे। इसमें जैसे मैंने 4 5 6 कह दिया तो 4 के अपोजिट 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। और 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। स्टैंडर्ड पासे में ये होते हैं कि 2 विपरीत सतहों का जो योग होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो इसके अपोजिट जो सतह होगी यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। तो इसके जो टोटल परिणाम बनते हैं वो कितने बनते हैं? जो टोटल परिणाम बनते हैं सर, जैसे मैंने 2 सिक्कों को एक बार उछाला तो आ क्या सकता है? सर पहले सिक्के में 1 आ सकता है, दूसरे सिक्के में सर भी 1 आ सकता है। सर पहले सिक्के में 1 आ सकता है, दूसरे सिक्के में 2 आ सकता है। सर पहले सिक्के में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5। सर पहले में 2, दूसरे में 1, सर पहले में 2, दूसरे में 2, सर पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 4, सर पहले में 2, दूसरे में 5, सर पहले में 2, दूसरे में 6। ठीक है, दूसरे में 6। सर यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी। क्या नहीं लिखी? सर पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है। पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है। टोटल परिणाम बता रहा हूं, पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है, पहले में 3 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है। पहले में 3 आएगा, दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 3 आएगा तो दूसरे में भी 3 आ सकता है। पहले में अगर 3 आया, दूसरे में 4 आया। पहले में कितना आया? 3 आया, दूसरे में 5 आया। पहले में 3 आया, दूसरे में 6 आया। पहले में 4, दूसरे में 1। ठीक है, पहले में 4, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3, और पहले में 4, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 5, पहले में 4, दूसरे में 6, पहले में क्या? 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, दूसरे में 5, पहले में 5, दूसरे में 6। सर पहले में 6 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है। पहले में 6 आएगा, दूसरे में 2 आएगा। पहले में 6 आएगा, दूसरे में 3 आएगा। पहले में 6 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। पहले में 6 आएगा, दूसरे में 5 आएगा। पहले में 6 आएगा, दूसरे में भी 6 आएगा। ये टोटल परिणाम कितने होंगे आपको काउंट कर लेना। कितने परिणाम हो सकते हैं जब 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे? पहले में पौ होगा, दूसरे में भी पौ आ सकता है। पहले में पौ, दूसरे में दूड़ी, पहले में पौ, दूसरे में तुड़ी, पहले में चौवा, दूसरे पहले में पौ, दूसरे में चौवा हो सकता है। पहले में पौ, दूसरे में पंजा हो सकता है। ये संभव परिणाम है कि इतने परिणाम, इतने में से कोई सा परिणाम हो सकता है अगर हम दोनों पासों को उछालेंगे। तो टोटल परिणाम कितने हो गए सर? टोटल परिणाम 36 होते हैं। काउंट कर लीजिए, 36 ही होंगे। देखिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हैं। 36 ही हैं। कितने हैं? 36 ही हैं यहाँ पर। लेकिन क्या रहा है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे?
सर कुल संभव परिणाम जो होंगे, कुल संभव जो परिणाम होंगे वो 36 होंगे। कितने होंगे? 36, यानी जिसे हम NS कहते हैं। क्या कहते हैं? NS। ठीक है सर, द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। ऐसे कितने होंगे जिनमें एक द्विक हो? एक द्विक आने की प्रायिकता, एक द्विक आने की प्रायिकता क्या होगी सर? एक द्विक आने की जो प्रायिकता होगी, एक द्विक आने की प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? तो देखिए दो वाले टोटल परिणाम कितने हैं? दो वाले टोटल परिणाम कितने हैं सर? एक द्विक मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें मतलब दो ही दो हो। ये तो एक ही है जिसमें दो ही दो हैं। देखिए यही मिलेगा एक पूरे में। देखिए एक ये दो वाला है, एक ये दो वाला है, दो, एक ये 3 4 5 6 और 7 और 7 7 8 8 और 9 10 10। सर कहीं मिस्टेक हो रही है, हमें भी लग रहा है। दोबारा काउंट कर लीजिए सर। 1, हाँ 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10। तो यहाँ पे क्या निकला हुआ है कि जैसे 2 का 10 और एक ये कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 जिसमें एक द्विक हो कम से कम। कितने हैं? 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 10 और कितने हैं? 11। कितने हैं? 11 यानी 11। तो सर जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? NE, उन्हें क्या कहते हैं? कुल NE बराबर 11। सर जो प्रोबेबिलिटी होती है PE वो होती है NE/NS। क्या होती है सर? NE/NS। तो देखिए PE जो प्रोबेबिलिटी हो गई है वो क्या है? NE कितना है सर? NE कितना है सर? NE 11 है, तो 11 लिख दीजिए। NS कितना है सर? 36 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो PE बराबर 11/36। ये इट इज द राइट आंसर। इट इज द राइट आंसर, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता था। किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं इसको रफ कर देता हूं। आगे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर है घा। मैंने बताया था कि एक एक करके सारे प्रश्नों का गर्दा उड़ा देंगे भाई, टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं, गर्दा तो उड़ा ही देंगे। बस आपको करना क्या है कि धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है, और पैसेंस के साथ ही चीजों को सीखा जाता है। विदाउट पैसेंस देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपको जैसा कि ज्ञात है कि बिना पैसेंस के इस संसार में तो कुछ भी संभव नहीं है करना। ठीक है, तो पैसेंस रखना है यानी धैर्य रखना है। ठीक है, पैसेंस रखा करो, आप तो समझदार बच्चे हो। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घा की ये बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। तो देखिए ये क्या है? घा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो घा है। कह के आ रहा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है जिसके मूल बराबर हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। आपको जैसा कि मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि जैसे यदि ये कोई द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर अगर 0 है तो इसके जो मूल होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि श्रीधराचार्य का जी ने एक फार्मूला दिया था। क्या दिया था कि सर x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a होता है। मैंने कहा जी हाँ होता है। इस समीकरण का ये फार्मूला होता है, मतलब इस फार्मूले से ऐसे कोई समीकरण नहीं है जिसके मूल ज्ञात ना कर लो। ठीक है, अब बात क्या है सर? बात ये है कि यहाँ पर जो x के मान हैं एक प्लस में लिखते हैं, एक माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने प्लस में लिखा x बराबर क्या हो जाएगा? -b + √b² - 4ac/2a। मैंने कहा ठीक है सर, एक माइनस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x बराबर -b - √b² - 4ac/2a लिखते हैं। मैंने कहा जी सर लिखते हैं।
मैंने कहा जी सर लिखते हैं, आपने कहा ठीक है सर। ये एक मूल है, ये एक मूल है, इन्हें अब हम अल्फा बीटा मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, इसे अल्फा मान लिया, इसे अल्फा मान लिया और इसे बीटा कह दिया। क्या कह दिया, बीटा। क्यों, क्योंकि ये एक्स की ही दोनों वैल्यू थी और दोनों अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं, कभी कभी सेम भी हो सकती हैं। आपको हम बताएंगे कि ये वैल्यू कब अलग अलग होंगी और कब सेम होंगी। तो यहाँ पर जैसे अल्फा बराबर ये एक्स की दोनों वैल्यूज थी, इसे मैंने बीटा कह दिया, इसे अल्फा कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है सर, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर जो विविक्त कर का फार्मूला होता है, सर विविक्त कर का जो फार्मूला होता है उसको हम क्या लिखते हैं, विविक्त कर लिखते हैं। क्या सर, विविक्त कर, सर उसे डी से लिखते हैं। सर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। मैंने कहा जी सर होता है। ये हम क्या करेंगे, ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डी के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डी रख देता हूँ। तो माइनस का बी प्लस डी अपॉन कितना है, 2a है, ठीक है जी सर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये बीटा की वैल्यू है, क्या है, बीटा है। तो यहाँ पर सर बीटा बराबर क्या हो जाए, माइनस का बी माइनस का अंडर रूट ये डी की वैल्यू है तो यहाँ पर डी रख देता हूँ सर अपॉन 2a। हाँ 2a कर दिया, ठीक है सर कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है। आप कहोगे कि सर यही तो, यहीं पे भी डिफरेंस है, नया क्या कर दिया, नया क्या कर दिया, नया वो आपको बताएंगे। कह रहा है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। हम आपको ये बताएंगे कि इस समीकरण में जब बराबर मूल होते हैं तो कंडीशन क्या बनती है भाई, क्या कैसे होता है। यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि जो विविक्त कर ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं मान लूं कि यदि डी बराबर 0 है, क्या है, यदि d बराबर 0, विविक्त कर का जो मान है वो 0 है, यानी कि d बराबर 0 का मतलब है कि बराबर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान 0 निकलेगा। यदि ये d बराबर 0 है तो d बराबर यदि 0 है तब ये मूल बराबर होंगे। इस कंडीशन पर ये मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब विविक्त कर का मान 0 होता है, ठीक है। तो जैसे d बराबर 0 है यानी विविक्त कर का मान अगर 0 है तो यहाँ पर मैं 0 यानी d डाल देंगे। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, अभी सवाल नहीं लगा रहा हूं, सवाल लगाएंगे बहुत शॉर्ट है। हम ये बता रहा हूं कि मूल जब बराबर होते हैं तो मतलब क्या होता है, लोगों ने आपको नहीं बताया होगा, लोगों ने आपको बताया होगा कि जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर का फार्मूला लगाते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। लेकिन वो होता क्या है, उसका रीजन क्या होता है, मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूं जिससे आप कहीं ना फंसे। कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको तुरंत हलवा बनाकर खा लें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे d बराबर 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, ये 0 है। तो यही वैल्यू में यहाँ पर डाल देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे तो अल्फा का मान क्या आएगा सर, माइनस का b। ये तो 0 हो जाएगा, इसका खेल खत्म सर, माइनस का b अपॉन 2a होगा। हमने कहा ठीक है सर बीटा का मान क्या होगा, सर बीटा ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा। देखिए दोनों मूल बराबर हुए, अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन 2a, बीटा बराबर माइनस का b अपॉन 2a। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि अब ये अल्फा बराबर बीटा हो गया, यानी दोनों मान बराबर हैं, माइनस का b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, इट मीन्स अल्फा बराबर बीटा, यानी कि अल्फा बीटा दोनों मान बराबर हो गए। तो दोनों मान बराबर हो गए कब होते हैं, जब विविक्त कर का मान शून्य होता है, जब विविक्त कर का मान d का मान शून्य होता है। अब यहां से आपका हल होगा, d बराबर 0 होता है जब मूल बराबर होते हैं। जब हमने d बराबर 0 डाला तभी तो मूल बराबर आए, अल्फा बराबर बीटा है। और होता क्या है, आपसे कभी कभी पूछ देता है कि मूल बराबर है, परिमेय है कि वास्तविक है, क्या होता है। देखिए जब d बराबर 0 विविक्त कर का मान 0 होता है तो ये क्या हो गया, ये दोनों मूल बराबर हो गए। यहाँ पे a भी आपका b भी आपका रेशनल नंबर है और a भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मान आएगा वो वास्तविक आएगा जब दोनों रेशनल नंबर होते हैं, यानी दोनों जब परिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मीन से b भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, a भी क्या होगा सर, पूर्णांक होगा, या फिर b भी क्या होगा सर, फाइनाइट वैल्यू होगी, a क्या होगी सर, फाइनाइट वैल्यू होगी, तो ये भी फाइनाइट वैल्यू आएगी। यहाँ पे a भी फाइनाइट वैल्यू है तो बीटा की भी वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो इट मीन्स क्या हो गए, वास्तविक हो गए, क्या हो गए, वास्तविक। परिमेय बराबर हो गए, वास्तविक हो गए, परिमेय भी होंगे। यानी कि इस केस में क्या, जब a और b दोनों परिमेय है तो इट मीन्स जो अल्फा और बीटा का मान है वो भी परिमेय आएगा, क्या आएगा, परिमेय आएगा, ठीक है। तो जो d बराबर 0 होता है, d का मान क्या होता है सर, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है।
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। और आपको जो समीकरण अब दिया गया कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं, इसके मूल बराबर हैं, तो हम d बराबर 0, मूल बराबर है इट मीन्स विविक्त कर का मान 0 होगा। मूल बराबर है भाई, ये जो मूल बराबर है तो विविक्त कर का मान मैंने 0 डाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 डाला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मीन्स इस समीकरण के जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर देंगे यानी कि पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 पी एक्स और प्लस 15 बराबर 0 करेंगे, तो मतलब ये इसमें a और b छांटना है, मतलब ये तुलना कर देना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है, a बराबर है p, a बराबर है p, और b का गुणांक आपको दिखाई दे रहा होगा सर b का गुणांक है माइनस का 2√5, b बराबर माइनस का 2√5 और कितना है, और कितना है सर p भी है, क्या है p भी है, क्यों x के सिर्फ x को छोड़कर जो कुछ भी होगा वो सब लेंगे। गुणांक में यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पर x को छोड़कर जितना भी होगा वो सब उसका गुणांक होगा माइनस का 2√5, p इसका गुणांक है किसका, b का। यहाँ पे c कितना है सर, c बराबर 15 है, कितना है सर, c बराबर 15 है। अब विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आपको डाल देना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, b का मान कितना है सर, माइनस का 2√5 p है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे सर माइनस का 4, a का मान p है, c का मान सर 15 है, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका जब वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे किसका, देखिए यहाँ पे माइनस का वर्ग करेंगे 100% प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, यहाँ पे p का वर्ग p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 15 चौकू 60 माइनस का 60 p बराबर 0 हो जाएगा। इसे भी रफ कर देता हूं क्योंकि भाई इसका भी कोई काम नहीं रहा है, p का मान ज्ञात करवा रहा है, हो जाएगा, p का मान ज्ञात करवा रहा है, अभी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 5 चौकू 20 होता है सर, 20 p स्क्वायर माइनस का 60 p बराबर 0 होता है सर, 20 p स्क्वायर बराबर इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 60 p हो जाएगा सर, 20 तियां 60 होता है, 20 तियां 60 होता है, ठीक है, मैंने कहा हाँ सर होता है, 20 तियां 60 होता है सर, p स्क्वायर बराबर 3p आया है, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर p है, यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पे p है सर, p स्क्वायर अपान में अगर एक p ले आए इधर ये तो बराबर 3 हो जाएगा सर, यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, यहाँ पे p की वैल्यू 2 एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा, ओनली p ऊपर बचेगा और p का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, p का मान क्या है, राइट आंसर है। तो ये थी आज आपकी क्लास। किसी भी स्टूडेंट को कोई शिकवा हो, गिला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी उड़ाते हुए गर्दे के साथ, इसी उड़ाते हुए गर्दे के साथ।